हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखुटी एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। आज मोल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, और मोल कॉन्सेप्ट के अंदर में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स शुरू करने वाले हैं। देखिए बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग शुरू करेंगे अभी एवरेज एटॉमिक मास। इसका क्या मतलब है, कैसे अपन इसको देखने वाले हैं, कैसे ये होने वाला है, ये एक बार अपन लोग इसको देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, एवरेज एटॉमिक मास का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल से शुरू कर लेते हैं। से मान लीजिए क्लोरीन है क्लोरीन का कुछ सैंपल, मान लीजिए से 10 ग्राम सैंपल आपसे यूएसए से लेके आए, और मान लीजिए कि 10 ग्राम सैंपल आपके पास इंडिया वाला है। अब क्लोरीन के जो है वो बहुत सारे समस्थानिक होते हैं। फर्स्ट होता है क्लोरीन 35, सेकंड होता है क्लोरीन 37, है ना। अब आपके पास अगर क्लोरीन रखा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो 35 वाला है या 37 वाला है। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे पता चलेगा कि भाई 35 उसका मास लेना है या 37 उसका मास लेना है। तो जब भी मतलब किसी भी ऐसे तत्व जिसके एक से ज़्यादा समस्थानिक अवेलेबल हो, उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि उसमें हम लोग 35 वाला यूज़ कर रहे हैं या 37 वाला यूज़ कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी टेक्निक फॉलो करनी है अपन को, ऐसी टेक्निक फॉलो की गई है आज तक, जिससे कि अपन को एवरेज एटॉमिक मास के बेसिस पे कैलकुलेशन आए, सबके रिजल्ट, सबके डेटा एक ही जैसे हमारे पास आने चाहिए। क्योंकि देखो, केमिस्ट्री हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी रिसर्च होती है, तो उस समय पर कौन सा डेटा यूज़ किया जाएगा, तो उस समय पर ना 35 यूज़ किया जाएगा, ना ही 37 यूज़ किया जाएगा। इसको अपन कौन सा डेटा यूज़ करना है ना, ये अपन को देखना है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपन को पता है वो ये है कि एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए कैलकुलेट करना है। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है उन एलिमेंट्स के लिए दोज हैव वेरियस आइसोटोप्स, जिनके पास बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, उन्हीं के लिए ये कैलकुलेशन किया जाना है। जैसे मान लो कोई एक एटम है ए, उसका कोई समस्थानिक है ही नहीं, उसका कोई आइसोटोप है ही नहीं, तो उसका अगर आप एवरेज भी कैलकुलेट कर लोगे, अभी अपन मेथड सीखेंगे कैसे करना है, या फिर आप डायरेक्ट वही डेटा यूज कर लोगे उसके मास का, तो भी कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास समस्थानिक कितना है, एक ही समस्थानिक अवेलेबल है। तो बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत हद तक ध्यान रखना है अपन को ये चीज। अच्छा, अब एक चीज देखो, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है क्या कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिसका एक ही समस्थानिक अवेलेबल है? तो जनरली ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। अगर आप इसके सही एक्यूरेट मासेस की तरफ देखेंगे, तो जैसे अभी तक अपन लोगों ने हाइड्रोजन के लिए क्या कैलकुलेट किया, 1 कैलकुलेट किया, बट 1 नहीं होता, उसका होता है 1.0008 ग्राम्स होता है। याद रखना, मैं इसका ग्राम एटॉमिक मास लिख रहा हूं, है ना, एएमयू में नहीं लिख रहा हूं, एटॉमिक मास नहीं है, ग्राम एटॉमिक मास है ये, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन बात करें से कार्बन, तो कार्बन के केस के अंदर में 12.016 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन, हाइड्रोजन, लगभग सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके समस्थानिक अवेलेबल होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, परंतु उनका जो परमाणु भार है, एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो वो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास का, वो फॉर्मूला होता है सिग्मा, मतलब समेशन है ना, 10th क्लास में अपन लोग पढ़ के आए, समेशन ऑफ ठीक है, इसको ऐसा लिख लो, फर्स्ट जो भी समस्थानिक होगा उसकी परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ समस्थानिक, राइट। ये जो चीज है, इसको आपको क्या करना है, इसका सिग्मा करना है, डिवाइडेड बाय, अब देखिए इसको अपन ऐसा करते हैं, इसको अपन एक सिंपल बनाते हैं, पहले एग्जांपल सीख लेते हैं, फिर उसके बाद इस फॉर्मूला पे आएंगे, है ना। देखिए, जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, ताकि आपको फिर फॉर्मूला भी समझ में आएगा। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हमारे पास अवेलेबल होता है, एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37, राइट। अब देखिए, क्लोरीन 35 जो है वो इस एनवायरनमेंट के अंदर में, इस अर्थ के अंदर में हम लोग देखते हैं वो 75% अवेलेबल होता है, और जो क्लोरीन 37 है वो 25% अवेलेबल होता है, राइट। तो अब इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ढंग से देखिए। सबसे पहली बात,
जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज अपन ने यहाँ पर लिख लिया है ना, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस, तो मास ऑफ द सब्सटेंस आ गया, प्लस 25 इंटू 37, राइट। डिवाइडेड बाय में क्या करना है, ये चीज अपन को देखना है कि अब डिवाइडेड बाय में क्या करना है ना। डिवाइडेड बाय में टोटल परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ आइसोटोप्स, ये अपन को करना है। तो बताइए टोटल परसेंटेज अवेलेबिलिटी कितनी है, 100 है ना। तो आप यहां पर आप चाहें तो इस स्टेटमेंट की जगह पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए सिग्मा mi आई है ना, जो भी आपके पास में डिवाइडेड बाय सिग्मा i परसेंटेज, जितना भी है उसको आप लोग यहां पर ऐड कर दीजिए, है ना। तो देखिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है, केमिस्ट्री का काम यहां पर खत्म हो गया है, केमिस्ट्री इससे ज़्यादा नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा अपने पास में 35.50, ये हो गया इसका एवरेज एटॉमिक मास। आई थिंक अपन को ये बात समझ में आती है कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करना है ना। अब देखो ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल हो गया, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। बोरोन की बात करते हैं। बोरोन मेरे पास दो आइसोटोप्स के फॉर्म में रहता है, बोरोन 10 और बोरोन 11। बोरोन 10 मेरे पास में है से 80% और बोरोन 11 है मेरे पास वो है 20%, राइट। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पर अगर अपन को एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो बोरोन का तो इसको कैसे करेंगे, परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मास प्लस परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मास डिवाइडेड बाय 100 ही लिखना है यहाँ तो, है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये हो गया 800, ये हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा जो डेटा आएगा वो आएगा 10.20, यही तो आएगा। आप करके देख लीजिए, 1020 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय 100, तो 10.20 जो है इसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। बच्चों एक क्वेश्चन और करके देखो आप, ये आप लोग का होमवर्क है कि इसको कैसे करना है ना। अब कोई एक एलिमेंट है ए, आपको बताया नहीं है कि बोरोन है या कोई और है, आपको बोल दिया एक एलिमेंट है ए, इसका एटॉमिक मास है 10, इसका एटॉमिक मास है 12 और इसका एटॉमिक मास है 15, राइट। ये है मेरे पास में 20%, ये है मेरे पास में 30% और ये मेरे पास में है 50%, राइट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए कैलकुलेट करके बताना है। बताइए बच्चों, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रोकिए और इसको सॉल्व करके बताइए, मैं इसके बाद इसको सॉल्व करता हूं। देखो बच्चों, अब इसको करना कैसे है एक बार ये देख लेते हैं। देखो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला तो वही लगेगा, परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास प्लस परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ सेकंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास प्लस परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास डिवाइडेड बाय इसकी टोटल परसेंटेज अवेलेबिलिटी कितनी है, 20 और 30 50, 50 और 50 100 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया हमारा 100, यही तो आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर हो गया 200, यहाँ पे हो जाएगा 360, यहाँ पे हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 100। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यही आएगा, है ना। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13.10। देखो बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा आप लोग सब मैथमेटिक्स करके आए 10th क्लास तक, तो ये मैथमेटिक्स आप लोग कर लेंगे। अपना जो मेन मुद्दा है वो ये है कि अपन को ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ना। अब देखिए अगर इस तरह से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले, ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल सा पार्ट, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और बना देता हूँ यहीं पर ही। ए जो है वो एलिमेंट के दो आइसोटोप है, A10 और A12, ये दो आइसोटोप है, ठीक है।
अब मान लीजिए कि ये जो है ये 2/5 पार्ट अवेलेबल है और ये जो है ये 3/5 पार्ट अवेलेबल है, मतलब पार्ट्स में अवेलेबल है, परसेंटेज नहीं दे रहा है, अब पार्ट्स अवेलेबल है, मतलब जितना भी टोटल क्वांटिटी इस दुनिया में अवेलेबल है उसका 2/5 भाग कौन सा होता है A10 और उसका 3/5 भाग कौन सा होता है A12 होता है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, तो इस केस में क्या करेंगे बेटा, देखो इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे अपन, भाई 2/5 पार्ट को अपन लोग लिखे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 2/5 को सॉल्व करेंगे तो 0.4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, कितना हो गया बेटा 40% हो गया। अब दो ही आइसोटोप है तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर कितना आ जाना चाहिए 60% आ जाना चाहिए। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है 0.6 और परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है 60%। तो मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल पहला वाला ही क्वेश्चन बन गया है ना। इसका मतलब परसेंटेज में दे सकते हैं आपको क्वेश्चन, आपको पार्ट्स में पूछा जा सकता है। अब एक और चीज पूछी जा सकती है कि एवरेज एटॉमिक मास दे दिया और आपसे पूछ लिया कि किसी एक आइसोटोप का, ढंग से सुनिएगा, किसी एक आइसोटोप का परसेंटेज आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। तो देखिए इस तरीके का जब कोई क्वेश्चन करेंगे तो कैसा क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या पूछा जा सकता है ना, वो एक बार अपन लोग अब देख लेते हैं यहां पर कि कैसा पूछा जा सकता है। देखिए मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन, बोरोन लिखा है यहां पर है ना, इज इक्वल्स टू 10.80 ऐसा मान लेते हैं। और बोरोन जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B10 और B11। तो अब बताइए कि आपसे पूछा है कि जो B10 है उसका परसेंटेज कितना है, ये आप लोगों से पूछा है कि भाई इस एटमॉस्फेयर में ये कितना परसेंट अवेलेबल है और ये कितना परसेंट अवेलेबल है, ये आप लोगों से पूछा है, राइट। अब देखिए अपन लोग पहले तरीका सीखते हैं, फिर इसके बाद इसकी ट्रिक सीखेंगे। ज्यादातर समय एग्जाम में आजकल इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं, इसको आप लोग मार्किंग कर लीजिए कि भाई ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सिंपल पार्ट अभी कॉम्पिटिशन के अंदर में वो बहुत ज्यादा लोग पूछते नहीं है ना। तो ये वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले अपन सिंपल तरीका देखते हैं जो आपको आता है ना, और फिर उसके बाद देखेंगे। तो अपन लोग मान लेते हैं कि ये जो है x% होगा, है ना भाई, ताकि अपन को x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए। अगर ये x% होगा तो ये दूसरा वाला कितना परसेंट होना चाहिए, 100 माइनस x परसेंटेज होना चाहिए। बताओ ये बात आपको समझ में आया कि नहीं। अभी टोटल परसेंटेज तो 100 ही होती है, अगर एक को आपने x मान लिया तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, 100 माइनस x मानना पड़ेगा। तो आप देखिए जरा, आप लोगों का जो फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास का, वो फॉर्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मास प्लस परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास, ये हो जाएगा हमारे पास में 11 और डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज तो अभी भी 100 ही रहने वाली है ना, ये चीज तो आप देखिए, राइट। ऐसा ही तो अपन लोगों ने सीखा है। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10x, यहाँ पे हो जाएगा 1100, यहाँ पे हो जाएगा 11x डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, राइट। और इधर आ जाइए, यहाँ पर ये जो डेटा है वो अपने पास में है 10.80, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये इधर हो गया 1080 इज इक्वल्स टू 1100 माइनस 1x, यही तो होने वाला है। तो अब फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल्स टू 1100 माइनस 1080 इज इक्वल्स टू 20%, यही तो आ रहा है आप लोगों का आंसर। आप देखिए इसी तरह से तो आ रहा है, राइट। अब देखिए अपन लोग इसका क्या करने वाले हैं, अपन लोग इसका एक शॉर्टकट निकालने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ा अपन को डिटेल पे नहीं जाना है, शॉर्टकट अपन लोग इसका निकालने वाले हैं। देखिए शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट बहुत आसान है। जब भी किसी आइसोटोप के बारे में बात की जाएगी, है ना, या उसके परसेंटेज के बारे में बात की जाएगी, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ आइसोटोप फर्स्ट, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आप लगा दीजिए मॉड डिवाइडेड बाय, ये भी होना चाहिए मॉड, और इधर आ जाना चाहिए 100। एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अगर अपन लोग याद रख लें तो मान के चलिए, अभी तो अपन को क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, बोले सर इसी तरीके से कर लो ना, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे अपन लोग इस मेथड को लगाने के लिए कैपेबल नहीं होंगे, अपन को पता ही नहीं चलेगा इसको कैसे लगाना है ना। तो देखिए इधर देखिए, यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो कौन कौन से आइसोटोप्स हैं, राइट। दो आइसोटोप है मेरे पास में, है ना। तो देखिए मास ऑफ आइसोटोप सेकेंड माइनस मास ऑफ आइसोटोप फर्स्ट। अब बोलो सर सेकंड का कम दे रखा है, फर्स्ट का ज्यादा दे रखा है, क्या फर्क पड़ता है, मॉड लगा रखा है ना आप लोगों ने, तो
इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस में आएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऊपर लिखना है एवरेज एटॉमिक मास माइनस। अब माइनस क्या करना है वो आप देखिए, देखिए इसमें से आपको माइनस करना है, आप फर्स्ट के लिए निकाल रहे हो तो यहां पे आपको माइनस करना है सेकंड का मास, ठीक है। अगर यहां सेकंड की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे होते तो यहां पर क्या माइनस कर रहे होते, फर्स्ट के लिए माइनस कर रहे होते। याद रखना ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब केवल 2 ही आइसोटोप होंगे, है ना, 2 ही आइसोटोप होंगे तभी लगेगा। और ये मेथड भी तो केवल तभी लगा सकते हो जब 2 ही आइसोटोप होंगे। तीसरे में क्या करोगे, एक को मान लिया x, दूसरे को मान लिया 100 - x, तो तीसरे को क्या मानोगे फिर। तो ऐसा क्वेश्चन वो आपको नहीं देगा, परेशान मतलब जिसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं हो सकती, ऐसा नहीं देगा आपको क्वेश्चन, जिसमें होगी कैलकुलेशन वैसा ही बना के देगा। तो अब यहाँ चेक कर लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास है मेरे पास में 10.80 माइनस में 11, दूसरे वाले का तो यही है ना, हाँ या ना, 11 ही तो है इसका मास। देखो यहाँ पे लगा लो मॉड डिवाइडेड बाय 11 माइनस में 10 और मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो होगा। अब देखो 10.8 में से 11 हटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0.20, 11 में से 10 गया तो 1, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, और इधर हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया अपना 20%, राइट। देखो इस तरह से कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं, इसमें आपको इतना डिटेल पे जाने की या मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। किसी को x मानने की, y मानने की या 100 - x मानने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप लोग ट्रिक बोल सकते हो या इसे आप लोग फार्मूला बोल सकते हो। परसेंटेज अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ये। यहाँ तक तो अपनी बात क्लियर हो गई है ना। एक क्वेश्चन और कर लें अपन लोग ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए, राइट। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए देखिए अब आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक बहुत सिंपल सा डेटा दिया हुआ है। कोई एक एलिमेंट है A, उसका एवरेज एटॉमिक मास आपको दे दिया 496। दूसरा है इस एटम के 2 आइसोटोप्स अवेलेबल होते हैं, एक होता है 470 के फॉर्म में और एक होता है 600 AMU के फॉर्म में। आपको बोला जा रहा है दोनों आइसोटोप्स की परसेंटेज बतानी है। ढंग से सुनना, दोनों आइसोटोप्स की परसेंटेज बतानी है। तो ये कैसे बताई जा सकती है, ये एक बार अपन लोग देख लेते हैं, ये कैसे बताई जा सकती है। तो देखो अपन लोग मान लेते हैं कि भाई इसकी परसेंटेज x है और इसकी 100 - x है ना, या तो ये वाला तरीका लगाओ या फिर अपन लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला अगर अपन लगाएंगे तो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप A, कौन सा वाला, 470 वाले की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। तो देखो भाई नीचे तो इन दोनों का डिफरेंस ही आता है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 130। भाई मॉड में लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, 600 में से 470 घटा दो, इधर लिख दो 100। इधर क्या करते हो, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज 496 माइनस, अब किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो 470 के लिए, तो इसको तो छोड़ो, दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से। ये कितना हो गया, सही है क्या, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट ना। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर, अब देखो जो भी डिफरेंस आएगा उससे अपन को बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे आपने निकाल लिया तो ये आ गया 104, पॉजिटिव लेना है नेगेटिव नहीं लेना है, डिवाइडेड बाय 130, इधर हो गया हमारा 100। 13 का टेबल तो आप लोग को आता ही है, आता है या नहीं आता बेटा, आता है ना। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से तो ये 0 कैंसिल आउट हो गया। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया बेटा 80% हो गया। दूसरा जब 470 वाला 80% आ गया तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। देखिए बहुत छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन इसमें इस फॉर्मूला को यूज करना हमको आ गया है। ये फॉर्मूला कैसे लगाना है ये अब हम लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया। बताइए ये बात सबको क्लियर है क्या, क्लियर है ना बच्चों। तो चलिए अब अपन लोग अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ तक तो अपन एवरेज एटॉमिक मास में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आजकल ज्यादा क्वेश्चंस परसेंटेज पे पूछे जाने लगे हैं, तो अपन लोग इसको परसेंटेज को बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अगला जो पार्ट है बेटा वो अपन से क्या पूछा जाता है, अगला टॉपिक है हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये अपन लोगों से पूछा जाता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे अपन लोग, AMM लिखेंगे, है ना। अब देखो एक एग्जांपल से सीखते हैं, तब अपन को समझ में आएगा कि इसकी जरूरत कहां पड़ रही है। क्या सारा काम एवरेज एटॉमिक मास से नहीं हो रहा क्या, जो हमें इसकी भी जरूरत पड़ रही है। तो एक बात बताओ जरा, जैसे देखो एयर के अंदर में बहुत सारी गैसेस होती हैं,
CO2 भी होती है, N2 भी होती है, O2 भी होती है ना। मेजर सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती है उसमें, ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही तो होती है। बाकी CO2 भी कम होती है, हीलियम भी कम होती है, इनर्ट गैसेस भी होती है ना, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर्स भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अपन उनको एक बार हटा देते हैं, अपन तो केवल मेजर की बात करते हैं। तो चलो एक बात बताओ, ऑक्सीजन गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 ग्राम्स, राइट। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कितना होगा नाइट्रोजन का, 28 ग्राम्स। आप मुझे बताइए कि यहां पर एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 32 होगा या फिर 28 होगा? ना तो 32 होगा और ना ही 28 होगा। तो आप लोग कैसे बता सकते हो कि भाई ये ऐसा होगा या ये होगा? नहीं बता सकते ना अभी तो आप लोग। तो देखो अब नियरली बात कर लेते हैं कि बोले इन दोनों के बीच में होगा, यही तो आप लोग कह रहे हो। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा ना एयर का। तो यहां पर ज्यादा किसका है, ऑक्सीजन का, और यहाँ पे कम किसका है, नाइट्रोजन का। इन दोनों के बीच में होगा। ये तो जनरल आंसर निकल के आया। वैल्यू क्या है अभी अपन नहीं बता सकते इसकी वैल्यूज, है ना। तो देखो इसको अपन को कैसे कैलकुलेट करना है, ये देखो क्या इन दोनों का एवरेज होगा। एक स्टूडेंट ने सोच सकता है, स्टूडेंट ऐसा क्या इन दोनों का एवरेज होगा? तो एवरेज होगा इसका मतलब 32 + 28 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब हो गया 30 होना चाहिए था। हाँ, लेकिन ऐसा कब होता जब दोनों की परसेंटेज क्या होती, बराबर बराबर, ये भी 50% होता, ये भी 50% होता। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं। आप देखिए यहां पर ये जो होता है ये 78% के आसपास होता है और ये नियरली 21% के आसपास होता है। मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं, परसेंटेज में बता रहा हूं। तो आप सोचो ये और इन दोनों में कंपेयर करें तो लगभग 4 गुना का फर्क है, हाँ या ना, 4 गुना का फर्क है। तो इसका मतलब 30 तो कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर कितना होगा, कैसे अपन इसको कैलकुलेट करें? तो इसलिए जो है इसलिए अपन लोग इस बेसिस पे तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि भाई अपन ने 28 रख दिया, अपन ने 30 रख दिया या 32 रख दिया, ऐसे नहीं बता सकते अपन लोग को एग्जैक्ट कैलकुलेशन आना चाहिए। तो देखो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का क्या फॉर्मूला होता है वो आप लोग एक बार देख लीजिए। इसको अपन लोग बोलते हैं टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। ये एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला भी अपन और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल देखिए ये एक छोटा सा फॉर्मूला है भाई, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही तो अपन को डिस्कस करना है ना। कि भाई जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन जो है उसके 20 मोल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर ना, ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 20 मोल्स हैं, और नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं, इसके मान लो 30 मोल्स हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 30 मोल्स, राइट। अब देखो एक चीज समझो, यहां अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो अपन लोग एक काम करते हैं, ये परसेंटेज को फिलहाल हटा देते हैं क्योंकि अपन को एक ऐसा सैंपल दिया हुआ है जिसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 20 मोल्स हैं, और नाइट्रोजन के 30 मोल्स हैं। यही तो अपन को दिया हुआ है ना। अब अपन इस फॉर्मूला से यूज करके देखते हैं कैसे अपन लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, टोटल मास कैलकुलेट करना है। तो देखो एक वर्ड लिखा हुआ है यहां पर मिक्सचर। तो सबसे पहली चीज याद रखना कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए ही कैलकुलेट किया जाएगा। देखो 99% केसेस जो है ना वो इसी के ही आते हैं। हमेशा जब भी एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा तो वो इसी का ही कैलकुलेट किया जाएगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस का। कभी भी आपको सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको गैसेस के ही केसेस में ऐसा बोला जाता है। क्योंकि गैसेस जो हैं उसमें आप इनर्ट गैसेस को हटा दो, बाकी सारी की सारी गैसेस, चाहे आप वो मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, कोई सी भी हो, हमेशा और हमेशा वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसलिए मिक्सचर ऑफ गैसेस के केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, राइट। ये बात अपन को समझ में आएगा। करना कैसे है वो देखो। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू, सिंपल एग्जांपल लगाओ। देखो एक मोल का मास कितना, 32। एक मोल का मास है ना, ये तो अपन लोग जानते ही, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ये तो जानते ही है कि ऑक्सीजन गैस के एक मोल का मास कितना होता है, 32 ग्राम्स होता है। इसी को तो अपन लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं ना, ये तो अपन पढ़ के ही आए, राइट। एक मोल का इतना है तो 20 मोल्स का कितना होगा, 32 × 20 प्लस इधर देखो 28 × 30, क्योंकि एक मोल का मास होता है 28, तो 30 का कितना होगा, 28 × 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 50, राइट। अब यहां देखो, यहां जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 640, इधर आ जाएगा हमारा 840,
है ना, यहां तक अपने पास में काम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फटाफट से अपन सॉल्व कर लेते हैं। जो इसका आंसर आएगा वो अपन लोग यहां पर लिख देंगे। बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अपन लोग इसको, राइट। सॉल्व करेंगे, अपने पास में डेटा आ जाएगा। बस इसको एक चेक कर सकते हैं कि जो हमने डेटा निकाला है वो सही है या गलत है। तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं। ये आएगा इसका आंसर, है ना। अब देखो एक चीज समझो, बोले ये सही है कि गलत है, अब कैसे पता चलेगा। आप देखो ऑक्सीजन का मास कितना 32, नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास कितना 28, इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। ज्यादा मास किसका था, ज्यादा मोल्स किसके थे, ज्यादा मोल्स नाइट्रोजन के थे, तो इसके ज्यादा पास आना चाहिए। तो 28 के ज्यादा पास है ना। एवरेज से देखो, आप इसको चेक कर लो, 30 होता तो एवरेज होता, लेकिन यहाँ पे 30 तो नहीं है ना, 30 से तो कम ही है। तो इसका मतलब हुआ कि ज्यादा पास किसके है, उसके है जिसके मोल्स ज्यादा होंगे। और याद रखना हमेशा उनके बीच में आना चाहिए, 28 से कम नहीं होना चाहिए और 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया है ना। सिंपल सा प्रोसेस है, यहां तक अपन लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट करेंगे, है ना। अब देखो अपन चाहें तो इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं जो अपन लोगों ने यहां पर यूज भी किया है ना। तो इसको देखो, इसको जो अपन लोगों ने यहां पे यूज किया है उसी को ही लिख रहा हूं मैं यहां पर। एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू सिग्मा NiMi डिवाइडेड बाय सिग्मा Ni। अब Ni का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और Mi का मतलब क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। गैसीय सब्सटेंस ही होंगे इसलिए मैं गैस लिख सकता हूं, राइट। यही तो चीज किया है आप लोगों ने। देखो ये क्या है, N1M1 प्लस N2M2, और इसकी जगह पे क्या लिखा है आप लोगों ने, N1 प्लस N2, यही तो किया है। आप देखो ना, तो यही चीज को अपन लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर में, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाए, है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग। अब देखिए एग्जामिनर आपको कैसे फंसा सकता है, थ्योरी तो मैंने कंप्लीट करा दी, एग्जामिनर कैसे फंसाएगा वो आप देखो। सबसे पहली बात, मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल मास ऑफ H2 एंड CH4, राइट। अब यहां तक आपको बोल रहा है। एक तीसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो वैसे सिंपल ही है। तीसरा क्वेश्चन है, एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें क्या है, 2 मोल्स O2 है, 3 मोल्स CO2 है और 5 मोल्स SO2 है, राइट। यहां तक अपन देख रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन अपने को यहां पर दिए हुए हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है वो आप देखिए, है ना। मैं आपको इसके साथ साथ में ट्रिक भी बताता जाऊंगा। थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट की है, थ्योरी में ट्रिक नहीं है, ट्रिक इसके बाद में अपन लोग अब देखेंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हम फंस गए यहां पर इस टर्म के अंदर में। वो सर इक्वल मोल्स कितने माने, पता ही नहीं चल रहा। तो आप देखो इक्वल मोल्स मान लो n, यही तो बात है, n ही तो मानना है। तो देखो एवरेज, फर्स्ट क्वेश्चन करके बता रहा हूं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए हाइड्रोजन का आपको पता ही है, इसका मास कितना होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 2। CH4 का कितना होता है 16, है ना। ग्राम्स में आप लोग लिख लीजिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हो तो, राइट। अब इधर देखो 2 इंटू n, फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर मास इंटू में नंबर ऑफ मोल्स, 2 इंटू n प्लस 16 इंटू में n और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। भाई इसके n मोल्स है तो इसके भी तो n मोल्स ही होंगे, तो n प्लस n
यही तो होना चाहिए, राइट। अब देखो आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर तो आ गया 18n और नीचे आ गया 2n, यही तो आया। सॉल्व करने पे कितना आया? 9 आया, हाँ या ना, राइट ना। अब मेरी बात समझना, इसका ट्रिक क्या है, जब भी आपको बोल दे इक्वल मोल्स है तो हमेशा और हमेशा क्या कर दीजिए, एवरेज कर दीजिए, एवरेज मास कैलकुलेट कर लीजिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। इसका मास कितना होता है 16, इसका मास कितना होता है 2, एवरेज आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 9 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका बस यही इसका ट्रिक है बच्चों कि जब भी इक्वल मोल्स गिवन होंगे ना तो हमेशा हमको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज मास कैलकुलेट करना है, राइट। अब आपको कोई भी बोल दे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहां पर, जैसे मान लीजिए इक्वल मोल्स हैं CO2 एंड SO3। अब देखो, अब अपन को इक्वल मास है तो ये इतनी सारी मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 और SO3 का कितना होता है, SO3 का हो जाएगा हमारे पास में 80, करके देख लो। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 3 48 और सल्फर का होता है 32। सॉल्व करने पे कितना आएगा 80 आएगा। आपको क्या करना है, इसका एवरेज करना है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 2 कर दोगे, राइट। इससे आंसर आ जाएगा। अब बोले सर 2 के लिए ही हो सकता है क्या, 3 के लिए भी हो सकता है बेटा। देखो कैसे, इक्वल मोल्स ऑफ O2, O3 एंड CO2, ये 3 केस ले लो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखो इस O2 की बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 32, O3 की बात करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 48 और अगर CO2 की बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 44 और डिवाइडेड बाय कर देंगे हम लोग यहां पर 3। कर पाएंगे? एवरेज का मतलब तो समझना पड़ेगा। एवरेज का मतलब क्या है, बस वही चीज यहां पे यूज की गई है। बताइए समझ में आता है कि नहीं आता। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही क्लियर है, इक्वल मोल्स गिवन होंगे तो हमको केवल एवरेज मास कैलकुलेट करना है, एवरेज ले लेना है, स्टोरी खत्म, जल्दी से हो जाएगा अपना काम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला पार्ट देखते हैं। देखो अगला पार्ट क्या कहता है, इक्वल मास इन्होंने दिया है ना, तो मास मान लेते हैं कि वो कितना है W ग्राम, बस ये अपन ने मान लिया, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, यही तो होगा, ठीक है। दूसरा देखो CH4 के मोल्स कितने होंगे, गिवन मास अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और वो कितना होना चाहिए CH4 के लिए 16 होना चाहिए, यही तो है इसका मतलब, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो अब अपन को जब एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप देखिए फॉर्मूला क्या था, Ni इंटू Mi। तो देखो Ni मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, तो देखो W/2 ये होगा इसके नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाइड बाय Mi करना है, तो Mi यहां पर कितना होना चाहिए भाई, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2 प्लस W/16 इनटू में हो जाना चाहिए 16 डिवाइडेड बाय W/2 प्लस W/16 इसको आ जाना चाहिए। बताइए ये बात अपन को समझ में आता है या नहीं आता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसको जब आप सॉल्व करोगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास को यहां पर, तो देखिए ऊपर तो बच गया हमारे पास में 2W, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट ही हो गया ना बेटा, तो 2W बच गया, डिवाइडेड बाय यहां पे हो गया 9W/16, यही होगा। सॉल्व करेंगे, W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 32/9 और नियरली जब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3.4 के आसपास अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा, यही हुआ। तो दोबारा से चेक करते हैं, हाइड्रोजन का मास कितना 2, इसका मास कितना 16, यही है, इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर तो सही निकला है। अब देखो इसका ट्रिक क्या है, जब भी इक्वल मास गिवन होंगे तो याद रखना कि जो भी आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास आएगा वो किसके क्लोजर होगा, वो किसके पास होगा, क्लोजर टू दैट सब्सटेंस हैविंग लोअर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसका कम होगा। जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शंस दिए हुए हो, है ना, अब अपने पास समय, देखो समय बचाना होता है एग्जाम के अंदर में, इसकी ट्रिक होती है। आपको बोला इक्वल मोल्स ऑफ दिस, तो एक ऑप्शन दे दिया इसने 9.5, 10.5, 11.5 और एक ऑप्शन दे दिया 3.4। तो आप देखिए कम वाला क्या है, हाइड्रोजन, इसके सबसे नजदीक वाला कौन सा है, सबसे पास वाला। जैसे आप देखो एक बार आपको मान लो कुछ नहीं पता है ना, गैस दे दिया, जैसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, यहां कर लेते हैं बच्चों, यहां पे कर लेते हैं ना एक बार,
देखो कितना, कैसे आप बोलोगे कि सर ये तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है ना। ट्रिक देखो इसकी, कोई एक ए गैस है ना, ए कोई गैस है, A2 मान लो अगर तुमको ऐसा लगता है तो, A2 गैस है तो यहाँ पे हो गया 30 ग्राम्स उसका मोलर मास हो गया, ठीक है। कोई गैस हो गई B2, उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया तुम्हारा से मान लो 39 ग्राम्स, ये हो गया। अब आपको बोला जा रहा है कि इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा। बोले सर परसेंटेज तो दी नहीं, इसके मोल्स दिए ही नहीं हमको, तो हम कैसे बताएं सर कि कितना परसेंटेज होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है 33.5, ऑप्शन नंबर 2 34.9, ऑप्शन नंबर 3 37.6, ऑप्शन नंबर 4 31.2। अब आपको कंडीशन क्या दी हुई है, ढंग से समझना, आपको कंडीशन दी हुई है कि इनका क्या होना चाहिए, इक्वल मास लिए गए, है ना, यही कंडीशन दी हुई है। तो अपन लोगों ने क्या ट्रिक सीखा कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसके पास होना चाहिए, उसके नजदीक होना चाहिए जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। तो कम मॉलिक्यूलर मास ये, इसके सबसे नजदीक वाला कौन सा है, 33, 34, 37, 31। ऑब्वियस सी बात है कि आंसर आना चाहिए 31.2, फोर्थ आंसर हमारा आना चाहिए। देखो परसेंटेज नहीं भी गिवन तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आजकल ट्रिकी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो अपन को ट्रिक के साथ में भी ये चीज सीखनी पड़ेगी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए अपने। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, वैसे थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, वो तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, ये अपन लोग ऑलरेडी पहले सीख भी चुके हैं। देखो कैसे, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है 2 मोल है ऑक्सीजन, 3 मोल है मेरा CO2 और 5 मोल है मेरे पास SO2, यही तो है। तो इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एक बार आप लोग देख लीजिए, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, Ni इंटू Mi, नंबर ऑफ मोल्स कितने 2, इसका मास कितना होता है 32, प्लस इधर देखिए 3 मोल्स है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, प्लस 5 मोल्स है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 64 हो जाएगा बच्चों। 32 प्लस 32 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स आपको करने, ये हो जाएगा। तो इस मैथमेटिक्स को तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं बच्चों, है ना। ये तो अब इसके अंदर में कोई केमिस्ट्री बची हुई नहीं है। तो देखो एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करना है, ये अपन को समझ में आ गया क्या। अब देखो इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछा गया था वैसा इसमें भी एक चीज पूछी जा सकती है। देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम्स के अंदर में, कंपटीशन एग्जाम्स में आया है। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ, टर्म देखिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन is 36. Calculate percentage of oxygen gas in it. अब यार अगर हमारे को ये ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब समझ में आ जाए, ढंग से समझना, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब समझ में आ जाए तो क्या करेंगे, तब तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3, यही तो होगा ना, हाँ या ना। अब आपको कोई और डेटा गिवन है, बस एक लाइन दे दी इसने तो, और उसके बाद बोला परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गैस बता दो। ऐसा ही पूछ सकते हो तो परसेंटेज ऑफ ओजोन गैस बता दो। तो अगर ऐसा कोई डिटेल आ जाए, ऐसी कोई चीज आपसे पूछी जाए तो कैसे करोगे, ये चीज अब आप लोग देखो कैसे करोगे यहाँ पर, है ना। अब देखो एक चीज आपको पता ही है, ये हो गया तुम्हारा मिक्सचर, राइट। और मिक्सचर है किस किस का, O2 का और O3 का, इन्हीं का ही तो है मिक्सचर। मिक्सचर का एटॉमिक मास कितना दे रखा है 36, ऑक्सीजन का कितना होता है 32, ओजोन का कितना होता है 48, इन दोनों के बीच में ही दे रखा है, ठीक है। चलो अब देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं। आप लोगों ने एक ट्रिक सीखा था क्या, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 सीखा था या नहीं सीखा था, तो वही ट्रिक हम लोग यहां पर भी यूज कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वाली ट्रिक यहां पर भी यूज कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहां देखो वही मॉड लगाना है, डिवाइडेड बाय मॉड लगाना है, इनटू में 100 करना है,
करेक्ट। अब देखो नीचे तो क्या करते थे, जो भी आइसोटोप्स होते थे उनका डिफरेंस, यहां पर क्या कर लो, ये जो दोनों एलिमेंट्स है उनका डिफरेंस निकाल लो, तो 48 माइनस में 32, क्लियर। ऊपर क्या लिखते थे, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास, यहाँ पे लिख दो एवरेज मॉलिक्यूलर मास माइनस, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चंस, तो ढंग से समझो। 36 यहाँ पर एवरेज मॉलिक्यूलर मास हो गया ना, माइनस, अब किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, ऑक्सीजन के लिए, तो दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या है, दूसरा एलिमेंट क्या है मेरे पास में, ओजोन, ओजोन का मास इसमें से यहां से घटा दो आप लोग, यही तो है ओजोन का मास। यहाँ पे ऊपर सॉल्व करने पे आया 12, नीचे आया 16 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 75%। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों के सामने निकल के आ गया है। तो अगर अपने को कोई स्कूल लेवल पे भी ऐसे कोई कभी क्वेश्चंस आ जाए, है ना, देखो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर स्कूल लेवल पे भी आ गए तो अब आप लोग इसको कर पाने की कैपेसिटी में हो या नहीं हो, ये बताइए आप, हो ना बच्चों, आप लोग कर पाओगे इसको। चलिए अब अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है मेरा गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस। ये आप लोग सिंपल गे-लुसैक्स लॉ भी बोल सकते हो। देखो इसका क्या मतलब है, इसका एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इसकी कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, ये बहुत सिंपल रूल है ये। देखो कैसे, इसने क्या बोला है, गैसेस कंबाइन in the fixed ratio of their volumes at constant temperature and pressure। ये इसका रूल होता है। अब देखो इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल लिख लेते हैं सिंपल सा। देखो H2 प्लस Cl2, H2 भी गैस के फॉर्म में, Cl2 भी गैस के फॉर्म में, यहाँ पर जो बनेगा वो है 2HCl, ये भी गैस के फॉर्म में, ठीक है। अगर अब अपन इसको मोल के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें, मान लेते हैं एक बार मोल के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे, 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 1 मोल क्लोरीन गैस एंड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ HCl गैस, यही तो बोलोगे। लेकिन वॉल्यूम के केस में क्या बोलोगे आप लोग इसको, वॉल्यूम के केस में आप लोग बोलोगे 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। तो देखो इसमें तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जहां पे मोल लिखा है बस उसको अपन ने अब किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वॉल्यूम से। मतलब ये रूल अपन को किसके लिए लगाना है, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए ये रूल लगाना है। मान लीजिए यहाँ पे सॉलिड होता है तब अपन उस केस के अंदर में इसको नहीं बोल रहे होते। मतलब देखो अल्टीमेटली अगर लगाना भी है तो रूल क्या है, मोल की जगह पे क्या लिखना है, बस वॉल्यूम, यही तो लिखना है अपन लोगों को, है ना। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा बहुत छोटा सा रूल अपने सामने है यहाँ पर। अब अपन एक और नया रूल पढ़ते हैं, वहां से फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला रूल है मेरे पास में एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, है ना। अब देखो हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का कैसे करने का है। अब देखो एवोगैड्रो का एक रूल तो हम जानते ही हैं। एवोगैड्रो का रूल क्या है, एवोगैड्रो का रूल है ना कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो सकते हैं। जो मोल की डेफिनेशन है वहां पर भी एवोगैड्रो नंबर आता है ना बेटा। तो अब देखो इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या रूल है, इसका रूल है इक्वल वॉल्यूम ऑफ any gas contains equal number of molecules under the condition of constant टेम्परेचर एंड प्रेशर।
इसका देखो, इसका क्या मतलब होता है, इक्वल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। देखो इससे, इस रूल से एक चीज समझ में आई अपन को, एक चीज क्या समझ में आई अपन को, V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, है ना, एक एग्जांपल बोल दो या क्वेश्चन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा जी मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, मेरे पास नाइट्रोजन गैस है और मेरे पास CH4 गैस है, मेरे पास तीन तरीके की गैसेज है यहाँ पर, ठीक है। इसका मैंने ले रखा है 1 मोल, इसका भी मैंने ले रखा है 1 मोल और इसका भी मैंने ले रखा है 1 मोल। तो हम सब जानते हैं, अभी अभी पढ़ गए हैं गेल-लुसाइक्स लॉ से, कि अगर गैसेज हैं सारी की सारी तो उनके 1 मोल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 मोल बोल सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो ये भी 1 वॉल्यूम हो गया और ये भी 1 वॉल्यूम हो गया, तो इसका मतलब तीनों के इक्वल वॉल्यूम गिवन है या नहीं है, पहले तो ये बताओ, है। क्वेश्चन ये है कि अगर इक्वल मोल्स लिए जाएं हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के और CH4 गैस के, तो बताइए इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ट्रू फॉल्स ऐसा क्वेश्चन बना लेते हैं अपन लोग कि इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो आप सब जानते हो कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ एनी गैस, कोई सी भी गैस ले लो, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स की जगह एक्चुअल में आप इसको चेंज कर लो और यहां पे लिखो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल नंबर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस के होंगे उतने ही नाइट्रोजन के भी होंगे और उतने ही CH4 के भी होंगे। यही तो हुआ ना, तभी तो अपन बोलते हैं। अच्छा आप देखो, इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास में 1 मोल हाइड्रोजन गैस है ना, तो उसके अंदर में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, से मान लो कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर ही तो है, यही तो होंगे मॉलिक्यूल्स, है ना। ये यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, ये इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, करेक्ट। अब देखो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अपन लोग कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को याद रखना है ना। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद भी रखना है। याद क्या रखना है, देखो कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई सी भी गैस ले लो, अब आप 1 मोल बोलो या 1 वॉल्यूम बोलो, बात एक ही है ना। तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर्स होगा। वो कितना होगा, 22.4 लीटर्स होगा। ये अपन को याद रखना है। अब देखो ये अपन को याद कैसे रखना है, ये देखो एक बार, या क्या कंडीशन लगने वाली है वो अपन देख लेते हैं यहां पर। देखो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर में अब थोड़ा सा अपन वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं। अभी तक अपन ने एक भी कॉन्सेप्ट वॉल्यूम वाला नहीं किया था, अब वॉल्यूम की तरफ एंटर हो रहे हैं, है ना। तो देखो अपन लोग यहां पर, अपन लोगों ने अभी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में क्या पढ़ा था यहां पर, कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, है ना। तो देखो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसे बोलते हैं STP। इसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड, मानक, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। इसी को अपन लोग NTP भी बोल देते हैं और इसका मतलब होता है यहां पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। अगर अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक चैप्टर है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें कुछ वेरिएशंस हैं वो वहां पे पढ़ेंगे, बट मोल कॉन्सेप्ट में STP और NTP को एक ही मानना है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 273 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर यहां पर आ जाना चाहिए 180, ये इसकी कंडीशन है। तो फिक्स ही तो है, प्रेशर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है ना। तो ये फिक्स कंडीशन पे ही तो अपन लोगों ने कैलकुलेट किया, और इस कंडीशन पे जो अपना वॉल्यूम आता है 1 वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना, और आप चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो, 1 मोल गैस, तो इसका वॉल्यूम कितना निकल के आता है अपने पास में, 22.4 लीटर्स हमारे पास में बाहर आता है, राइट। अब एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग कि मान लीजिए कोई गैस है अपने पास में, 1 मोल कोई गैस है, राइट। तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 22.4 लीटर्स। अगर मान लीजिए मैंने कहा जी ये 2 मोल गैस है, तो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए हमारे पास में, 44.8 लीटर्स होना चाहिए, राइट। अच्छा जी मैंने कहा जी हाफ मोल है मेरे पास में, तो अब बताइए इस गैस का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 11.2 लीटर्स होना चाहिए। बताइए ये बात अपन को समझ में आया या नहीं आया, यहां तक तो सब सिंपल है ना। अब वॉल्यूम को कैसे मोल से रिलेट करें ये अपन लोग अब और देख लेते हैं कि वॉल्यूम और मोल कॉन्सेप्ट का क्या रिलेशन है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अब तो छोटा सा ही टॉपिक है ना। देखो कैसे कर सकते हैं, क्या पढ़ना है अपन लोगों को। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं
ताकि फिर मैं आपको ये सिखा भी पाऊँ कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है ना। तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CH4 गैस इन 80 ग्राम। CH4 का कितना है मेरे पास में मास, 80 ग्राम है। अब उसका क्या कैलकुलेट करना है मेरे को, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यही तो हुआ ना। तो देखो भाई सबसे पहली चीज आपको अगर ये पता चल जाए कि कितने मोल्स है, अगर मोल्स पता चल गए तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या। तो देखिए 80 ग्राम्स के अंदर में कितने मोल्स होते हैं CH4 के, तो मोल कॉन्सेप्ट अपन लोगों ने पढ़ा ही है। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। CH4 तो मॉलिक्यूल ही है ना, तो ये तो अपन को पता ही है। तो देखो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 80 इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय 16, कितने मोल्स आ गए, 5 मोल्स आ गए, राइट। तो देखिए अब देखो अगर 1 मोल CH4 गैस होता तो उसका वॉल्यूम कितना होता, 22.4 लीटर्स, यही होता, राइट। अब मेरे पास में 5 मोल्स आ गए, तो 5 मोल्स CH4 गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 इनटू में 5 लीटर्स होगा, यही तो होगा। इसको अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा